हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। दोस्तों, जो एक बड़ी वैकेंसी अभी वर्तमान में दिख रही है वो आपका सीडीपीओ की है। जेपीएससी के द्वारा सीडीपीओ की जो वैकेंसी आई हुई है उसका एप्लीकेशन फॉर्म भी भरा लिया गया है, लेकिन हालिया एक कैबिनेट के संशोधन के द्वारा उसके एज कट ऑफ को रिवाइज किया गया है और वो एज कट ऑफ क्राइटेरिया जो है वो आपका 1 अगस्त 2024 रखा गया है, उम्र सीमा की संदर्भ तिथि। ठीक है, तो अब ये आप मान कर चलें कि जो 1 अगस्त 2024 है तो यहाँ पर आपको 1 अगस्त 2024 देखने को मिलेगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये रीओपन होगा और न्यूनतम उम्र सीमा इस तारीख तक आपके पास 22 वर्ष होना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ कि 1 अगस्त 2002 तक के जो जन्म लिए हुए बच्चे होंगे वो सभी इस विज्ञापन को रीएप्लीकेशन देने के लिए योग्य होंगे, बशर्ते कि उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली होगी। ठीक है, तो एक बड़ा सा एज गैप मतलब एज क्राइटेरिया दे दिया गया है, क्योंकि इसका जो आपका मैक्सिमम एज ग्रुप है वो है आपका 35 ईयर्स, है ना। और यहाँ पर अब जो है आपका न्यूनतम उम्र सीमा की जो संदर्भ तिथि है वो आपका हो जाएगा 1 अगस्त 2024 और अधिकतम उम्र सीमा की जो संदर्भ तिथि है वो आपका हो जाएगा 1 अगस्त 2019। ठीक है, तो इसमें और 5 साल का रिलैक्सेशन आपको प्राप्त हो गया है। तो एक 22 वर्ष का सामान्य बच्चा और एक 40 वर्ष का सामान्य युवक, तो दोनों ही आपका एलिजिबल हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। दूसरी ओर अगर बात करें कि इस परीक्षा से संबंधित तो इसकी ज्वाइनिंग कब होगी, तो ये हम इस पूरे वीडियो सेशन में जानेंगे। इससे संबंधित सबसे बड़ा जो प्रश्न है कि क्या ये परीक्षा आप खुद से तैयार कर सकते हैं, आप सेल्फ स्टडी से तैयार कर सकते हैं इस परीक्षा को। तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल हाँ। आप ये परीक्षा आप खुद से स्वतः ही तैयारी करें तो ज़्यादा अच्छा है और ये कर सकते हैं आप। ठीक है, कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना है और कुछ आवश्यक मार्गदर्शन आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जिसके आधार पर इस परीक्षा की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं, स्वतः कर सकते हैं। तीसरा है एज कट ऑफ क्या होगा और इसमें क्या संशोधन हुआ है, तो इस पर जो बात की हमने अभी वही चीज़ है। चौथा, इस पूरे सेशन में हम लोग बात करेंगे कि प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना जा सकता है ना। ये तो अभी देखिए परीक्षा हुई नहीं है, फिर भी एक अनुमान हम लोग लगा सकते हैं। अनुमान इस आधार पर लगा सकते हैं कि यहाँ पर आप अंडर एस्टिमेट ना करें, है ना। जेपीएससी को अंडर एस्टिमेट ना करें, विशेष तौर पर ये सीडीपीओ की एग्जामिनेशन है और यहाँ पर एक संदर्भ हम लोग रेफरेंस के तौर पर ये मान सकते हैं कि हमारे स्टेट में तो हुआ नहीं है परीक्षा, लेकिन 2-3 ऐसे परीक्षा हुए हैं, जैसे अकाउंट ऑफिसर का परीक्षा हुआ है या फिर बीपीएससी का सीडीपीओ एग्जामिनेशन हुआ है, जहाँ पर कई सारे बच्चों ने इस विज्ञापन को या फिर कहें इस एप्लीकेशन को भरा था और कई सारे बच्चे इस एग्जामिनेशन में सम्मिलित हुए थे। ठीक है, और पांचवा जो सबसे बड़ा सवाल है कि परीक्षा कब होगी, प्रीलिम्स की परीक्षा कब होगी, इस पर भी बात करेंगे। छठा है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आपके पास जो पर्याप्त मात्रा में स्टडी मटेरियल्स हैं, उपलब्ध हैं, तो फिर आपको एक टेस्ट सीरीज तो लेना ही चाहिए। और ये टेस्ट सीरीज आप कहाँ से ले सकते हैं, कौन सी अच्छी टेस्ट सीरीज होगी, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल पर यदि नहीं हैं हमसे जुड़े हुए तो आप काइंडली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। लिंक में आपको सभी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर आपको हमारे एप्लीकेशन के बारे में भी जानकारी प्राप्त होगा और साथ में वहाँ पर टेलीग्राम चैनल के बारे में भी आपको वहाँ पर जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है आपका ज्वाइनिंग इसका कब होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग का जो ये विज्ञापन है ये सीडीपीओ का विज्ञापन है। सीडीपीओ एक ऐसा पद है, आप ये समझें कि ये महिला एवं बाल विकास के लिए पूरे जिला में सबसे जिम्मेवारी वाला पद है और साथ ही साथ आप सामाजिक सुरक्षा को भी सिक्योर करते हैं उन लोगों के लिए, जैसे वृद्धा हो गई,
महिलाएं हो गई, विधवा हो गई, परित्यक्त हो गए, दिव्यांगजन हो गए, इन सभी की सामाजिक सुरक्षा यानी इन्हें जो पेंशन प्राप्त होता है उन सभी की मॉनिटरिंग करना, उन सभी से संबंधित आदेश पारित करना या फिर उसका क्रियान्वयन करना, ये सभी जिम्मेवारी आपको प्राप्त होती है। और इसके अतिरिक्त एक पॉपुलर चीज़ है जो आप जानते होंगे, ICDS, जो कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, जिसके तहत आंगनबाड़ी सेंटर जो होते हैं उसका सुचारू रूप से संचालन कराना, इसकी जिम्मेवारी भी CDPO को ही प्राप्त है। ठीक है, तो इतने अहम पद का जो परीक्षा है, आप समझ सकते हैं कि इस पद की क्या गरिमा होगी। बात हुई इस पद की गरिमा की, इसके बाद बात करें कि ये जो है 64 पोस्ट है, तो कैंडिडेट आप मानकर चले कि 1 लाख प्लस ही कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। ठीक है, तो जब 1 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपके पास यानी JPSC की बात करें तो JPSC के पास कम से कम 4 बड़े शहरों में सेंटर एलोकेशन होना जरूरी है, जो कि अभी के समय में तो नहीं है। धनबाद होगा सेंटर आपका, जमशेदपुर होगा, रांची होगा और हजारीबाग या फिर बोकारो में से कहीं पर एक जगह जो है ये सेंटर एलोकेट किया जाएगा। साथ ही हो सकता है कि अगर एरिया वाइज अगर बात करें तो पलामू को भी सेंटर के रूप में चयन किया जा सकता है। तो इतने सेंटर्स की ज़रूरत यहाँ पर होगी जिलावार, और अगर इतने सेंटर्स की ज़रूरत है, इतने ज़िलों में सेंटर्स की ज़रूरत है, तो फिर आपको इसके लिए वेट करना होगा। और ये वेटिंग पीरियड आपका जुलाई के लास्ट वीक तक में हो सकता है ना, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे और भी प्रोसेस हैं, जैसे कि यदि JPSC की परीक्षा रद्द हो जाती है, इन केस अगर हो जाती है, तो फिर उसका री एग्जामिनेशन होगा, है ना, और वो री एग्जामिनेशन को प्रायोरिटी दिया जाएगा। ठीक है, JPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो जून के लास्ट वीक तक में जाएगा। और अगर नहीं होता है ना, दोनों ही पक्ष हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या फिर आंशिक तौर पर भी हो सकता है कि कुछ सेंटर्स या फिर कुछ जिलों का परीक्षा रद्द कर दिया जाए JPSC के मामले में, 11th JPSC के मामले में, तो फिर वहाँ पर भी री एग्जामिनेशन होगा, तो वो भी आपका जो है जून के आसपास में ही होना है। तो जुलाई आप मानकर चले कि जुलाई में आपकी CDPO की एग्जामिनेशन होनी है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी यहाँ पर हो गया कि आपका जो है प्रीलिम्स की परीक्षा कब होगी और ज्वाइनिंग जो है आपका कब होगा। तो फिर आप ये तय रखें कि ज्वाइनिंग जो है आपका नवंबर 2024 में आपको दे दिया जाएगा, यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे ही आने वाला रहेगा उससे पहले आपकी ज्वाइनिंग तय है, CDPO की ज्वाइनिंग तय है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर मान कर चले और इसकी तैयारी में अभी से जुट जाएं, क्योंकि आपको फिर से वही समस्या रहेगी कि समय नहीं मिला या फिर समय कम है ना, ये सभी चीज़ें हमेशा रहेगी। ऐसा नहीं कि आपके लिए जो है महीने भर का समय भी दे दिया जाएगा तो भी आपको कम लगेगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, यहाँ पर एक कोई बाइंडिंग सिलेबस नहीं होता है। ठीक है, इस बात को आप मान कर चलें। अगर आपके पास करंट अफेयर्स पढ़ना है तो ये चीज़ें कहीं लिखी हुई नहीं है कि आपको ये ही चीज़ें करंट अफेयर्स में पढ़नी होंगी, अवार्ड सेक्शन ही पढ़ना होगा, स्पोर्ट्स सेक्शन ही पढ़ना होगा, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं। तो जब ऐसा लिखा हुआ नहीं होता है तो फिर आपके पास जो है सिलेबस के तौर पर एक विस्तृत सिलेबस होता है, जहाँ पर आप अपने परफेक्ट आकलन से, एक अच्छे मार्गदर्शन से इस चीज़ों का अनुमान लगाते हैं कि कौन सा प्रश्न आ सकता है, कौन सा प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। इन सभी चीज़ों के माध्यम से आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तो वही लगभग हर कोई करता है। तो जब ऐसी परीक्षा होती है तो फिर यहाँ पर जो है आपको उसी प्रकार से अपनी रणनीति भी बनानी चाहिए। जब नवंबर 2024 में इस परीक्षा का ज्वाइनिंग मिल जाना है तो फिर आप क्यों ना इस परीक्षा को अपना सर्वस्व दे दें, है ना, पूर्णतः डिवोटेड हो जाएं इस परीक्षा के लिए। और यदि आपका ये गोल है कि आपको CDPO बनना है, एक अधिकारी के तौर पर झारखंड में, वो भी ऐसी सेवा देनी है जहाँ पर महिलाओं बच्चों के लिए काफ़ी कुछ किया जा सकता है, तो फिर ये इस परीक्षा के लिए आप लग जाएं, जी जान से लग जाएं। ठीक है, क्योंकि ये ज्वाइनिंग आपको 2024 में मिलना है। दूसरी बात है
कि इसके लिए बुक लिस्ट क्या होना चाहिए, प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये सेल्फ स्टडी वाला ही एग्जामिनेशन है ना। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि आप अगर इस परीक्षा को अपियर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी 11th जेपीएससी को भी अपियर किया है, ठीक है। तो 11th जेपीएससी को अगर आपने अपियर किया है तो फिर आप उसकी तो तैयारी कर ही रहे होंगे। यदि किसी कोचिंग संस्थान से अगर आपने इसका तैयारी किया हुआ है तो फिर आप अन्य तौर पर फिर से पुनः इसके लिए कहीं इनरोलमेंट कराने की मेरे समझ से आवश्यकता नहीं है। आप एक अच्छा सा टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और ये काफ़ी ज़रूरी है, चाहे कहीं से भी लें। हमारे संस्थान में भी है टेस्ट सीरीज, सीडीपीओ के लिए काफ़ी उत्कृष्ट क्वालिटी की है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ और सिलेबस के ओरिएंटेड है। लेकिन यदि आप कहीं और से भी लेते हैं तो कोई उसमें ये नहीं है, उहापोह की स्थिति नहीं है, बशर्ते कि जो टेस्ट सीरीज है वो अच्छी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस होनी चाहिए। और एक कहा जाता है ना कि एनालिसिस जो कर रहे हैं या फिर जो पेपर सेट करते हैं इस टेस्ट सीरीज का, उनका एक अच्छा अनुभव होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान अगर आप रखेंगे तो एक अच्छे टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर पाठ्यक्रम में आपको प्रीलिम्स की बात करें तो 2 पत्र मिलेंगे और प्रत्येक पत्र जो है आपको 100 नंबर का होगा, यानी कुल जो मार्क्स होगा आपका, टोटल मार्क्स, वो आपका 200 नंबर का होगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे, ठीक है, बने रहिएगा। पाठ्यक्रम में जो पेपर 1 है, यहाँ पर सामान्य अध्ययन 100 अंकों का और सामान्य अध्ययन यानी जीएस पेपर 2 भी 100 अंकों का रहेगा। यहाँ 4 सेगमेंट दिए हुए हैं, इंडियन हिस्ट्री से है और नेशनल मूवमेंट से है। इसके लिए आप जो बुक प्रेफर करेंगे वो होगा आपका, सबसे पहले होगा स्पेक्ट्रम का, ठीक है। स्पेक्ट्रम का आप ले लेंगे मॉडर्न, जहाँ पर आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट अच्छे से मिल जाएगा। उसके बाद भारतीय इतिहास के लिए आप जो आपके पास है उपलब्ध किताब है, इसके लिए कोई नई किताब आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन स्पेक्ट्रम अगर नहीं है तो आप वो जरूर से ज़रूर परचेज कर लेंगे, क्योंकि ये एक अलग सेगमेंट आपको पढ़ना है यहाँ पर, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि स्पेक्ट्रम में काफ़ी अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। इसके बाद है आपका यहाँ पर एनसीईआरटी की अगर आपके पास किताब है, ठीक है, एनसीईआरटी की किताब है आपका क्लास 11th या फिर 12th का, तो वो काफ़ी अच्छी किताब है, जहाँ पर आप इंडियन हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं, उसके एंशियंट पार्ट को, उसके मेडिवल पार्ट को कवर कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो भी उसका समाधान है। आपको इसके साथ एक और चीज़ लेनी है जो कि इसका सप्लीमेंट है, वो है आपको घटना चक्र लेना है, ठीक है। घटना चक्र जो आप लेंगे वो आप लेंगे भारतीय इतिहास का आप जो है घटना चक्र लेंगे, ठीक है। उसके बाद है भारत एवं विश्व का भूगोल। यहाँ पर आपको इंडिया और वर्ल्ड का ज्योग्राफी पढ़ना है, और इंडिया और वर्ल्ड का ज्योग्राफी जो है आप कवर कर सकते हैं महेश बर्नवाल सर की किताब से, ठीक है। और या फिर माजिद हुसैन है, उनकी किताब है, टीएमएच की किताब आती है टाटा मैग्रो हिल की। और या फिर खुल्लर, अगर कोई अंग्रेजी माध्यम के हैं तो खुल्लर की किताब ले सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी की, और साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी किताब आती है इनकी, वो भी ले सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी विस्तृत किताब है, इतना पढ़ने का आपको समय संभवतः नहीं मिले, तो इसीलिए यहाँ पर आप इसको सप्लीमेंट करेंगे। अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो आप घटना चक्र लेंगे। पुनः आप सामान्य भूगोल का जो लेटेस्ट एडिशन होगा उसका किताब आप जरूर ले लेंगे, ठीक है। और अगर नहीं है आपके पास ये किताब तो आप एक काम करेंगे कि इसके अगर पीडीएफ होंगे कहीं से तो आप वो भी आप उपलब्ध कर लेंगे अपने पास, और उससे आप जो है उसका प्रिंट आउट लेके पढ़ सकते हैं। तीसरा जो सेगमेंट है वो है आपका इंडियन पॉलिटी से संबंधित और इकोनॉमी से संबंधित। यहाँ अगेन आपको लक्ष्मीकांत से बेटर कोई किताब नहीं है इंडियन पॉलिटी के लिए। और अर्थव्यवस्था के लिए आपको जो है बात करें तो रमेश सिंह की किताब, ठीक है, रमेश सिंह,
इनकी किताब काफ़ी परफेक्ट है इंडियन इकोनॉमी की, और जो क्वेश्चन है इनके ही किताब से आता है। साथ में आप एनसीईआरटी को देखते जाएंगे, है ना। एनसीईआरटी को एक बार जरूर पढ़ लेंगे, इस केस में भी भारत एवं विश्व का भूगोल के संदर्भ में भी, भारत इतिहास के संदर्भ में भी, और यहाँ पर भी, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी से। चौथा जो सेगमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर 25 प्रश्न रहेंगे, यहाँ 25 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी 25 प्रश्न रहेगा। चौथा सेगमेंट है आपका झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। इसके लिए आपके पास जो भी किताब होगा, अगर आपके पास मनीष रंजन सर की किताब है, काफ़ी अच्छी किताब है, वो भी आपके पास होगी। उड़ान की किताब है तो भी वो ठीक है। आपके पास कोई और भी किताब है, जैसे मैं हूँ झारखंड, ऐसा एक किताब है। दूसरा है ब्रह्मास्त्र, ठीक है। इसके अलावे भी आपके पास अगर लूसेंट है तो वो भी अच्छी किताब है, ठीक है। क्योंकि लूसेंट क्या होता है कि वो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट टाइम जो रिवीजन होता है LTR यानी लास्ट टाइम रिवीजन, ये आपको लूसेंट से बेटर कोई नहीं करा पाएगा। आप चाहे ब्रह्मास्त्र रखें, उड़ान रखें, मैं हूँ झारखंड रखें, या फिर मनीष रंजन रखें, ये अभी पढ़ने के लिए सही है। बट आपके पास जब 2-3 दिन का समय रहेगा तो उस समय आप लूसेंट से ही पढ़ पाएंगे, पतली सी किताब है। या फिर आपका सेल्फ नोट्स काफ़ी वर्क करता है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपने सेल्फ नोट्स बनाया हुआ है तो भी काफ़ी अच्छा है। और इसके साथ ही आप एक ऑब्जेक्टिव किताब इसका ले लेंगे, ठीक है। जो भी आपको लगे अच्छा वो आप ले सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए। और नहीं तो फिर टेस्ट सीरीज तो है ही हमारा टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको 25 प्रश्न मिलेंगे, तो कुल 100 नंबर का तैयारी यहाँ पर आपको अपने से ये कर सकते हैं। डेफिनेटली आप कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ जो देख पा रहा हूँ इतना ही सिलेबस है, ज़्यादा विस्तृत सिलेबस भी नहीं है, ठीक है। सामान्य अध्ययन 2 यानी GS पेपर 2 में अगर जाएं, यहाँ पर भी 100 अंकों का सवाल रहेगा। यहाँ पर आपको 33 प्रश्न रहेंगे, यहाँ पर आपको 33 प्रश्न रहेंगे, और यहाँ पर आपको 34 प्रश्न रहेंगे। हो सकता है कि ये वेरिएशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर 34 हो जाएगा, यहाँ पर 34 हो सकता है, या फिर यहाँ पर 33 हो सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से वेरिएशन आपको दिख सकता है। तो सबसे पहले तो है कि यहाँ राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, ठीक है। तो नेशनल, इंटरनेशनल एंड स्टेट, ये तीनों का ही करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। आप समझ सकते हैं वेटेज क्या रहेगा, 11 प्रश्न रहेंगे इस तीनों ही सेगमेंट से। स्टेट से 11 प्रश्न रहेंगे, करंट अफेयर्स की बात करें। 11 आपका नेशनल करंट अफेयर्स रहेगा और 11 आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर्स रहेगा। स्टेट करंट अफेयर्स के लिए अगर अगेन बात करें तो जो कि हम समझ पा रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से हम लोग स्टेट के करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर पीरियोडिकली जो कि दिसंबर 2023 तक अपडेटेड है, और इसके बाद जो है जनवरी टू मार्च 2023 का हम लोग 2024 का देने जा रहे हैं, इसका भी करंट अफेयर्स झारखंड के संदर्भ में, ठीक है। तो वो आपको एज ए वीडियो फॉर्मेट अगर देखना है तो वीडियो फॉर्मेट देख सकते हैं, और नहीं तो फिर उसका जो आप PDF है वो ऐप में अवेलेबल है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद है आपका सामान्य विज्ञान। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए आप कौन सा किताब प्रीफर करेंगे, तो यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए आप जो किताब प्रीफर कर सकते हैं वो है आपका प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है, या फिर स्पीडी। ये इसका एनुअल वाला जो किताब आता है वो आप लेंगे, वार्षिकांक जो होता है, ठीक है। अभी ना लें, थोड़ा सा रुक जाएं, जैसे ही एग्ज़ाम का नोटिस या फिर कैलेंडर आ जाता है वैसे ही आप इसका वार्षिकांक ले लेंगे, और तब तक जो है आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट को फॉलो करेंगे जहाँ पर जो है डेली तो नहीं, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स जो है अपडेट किया जाता है। मेरे समझ से विज़न का है, और फिर है आपका अड्डा 24/7, ये भी एक अच्छा करंट अफेयर्स देता है। और साथ में आपको अगर कोई आपके जानकारी में है तो वो आप प्रीफर कर सकते हैं। मुझे इतने ही समझ आ रहा है कि यही 2-4 जो हैं अच्छे हैं, इसके अलावा और भी होंगे, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। आते हैं, बात करते हैं जनरल साइंस की।
तो जनरल साइंस का जो पेपर है यहाँ पर आपको फिजिक्स से संबंधित प्रश्न रहेगा, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से, साथ में आपको टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न रहेगा, ठीक है। फिर आपको कुछ एग्रीकल्चरल इन्वेंशन से संबंधित प्रश्न रहेगा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर इतने टॉपिक्स को कवर किया जाएगा जो कि सामान्य तौर पर विज्ञान के क्षेत्र में ऐसी जानकारी अपेक्षित मानी जाती है कोई भी कैंडिडेट से। तो ये जो है आपको कहाँ से अच्छा सबसे अच्छा रहेगा, तो इसके लिए आप जो है बुक पढ़ें स्पेक्ट्रम की, या फिर दृष्टि IAS का एक किताब है साइंस का, वो आप ले सकते हैं। टाइम अगर नहीं है तो आप इसको सप्लीमेंट करेंगे घटना चक्र से। जैसे कि हो सकता है ना कि कल परसों या फिर आने वाले समय में डेट अनाउंस हो जाए एग्जामिनेशन का, तो फिर हो सकता है कि समय आपके पास रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, तो उस केस में आप घटना चक्र को प्रीफर करेंगे या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, जहाँ भी जो भी अच्छा मिल जाए आपको वहाँ से देखते जाएंगे, ठीक है। सामान्य विज्ञान के क्षेत्र में सामान्य मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग, यहाँ से भी आपको 33 प्रश्न रहेगा। और इसके लिए जो है सबसे बेस्ट जो किताब होगा या फिर कहें कि, तो ये आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कोई भी आप SSC की CGL लेवल का जो या फिर इंटर लेवल का ये रीजनिंग का जो पेपर होगा वो आप ले लेंगे, ठीक है। RS अग्रवाल की भी आती है और वो बेस्ट है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा है जो रीजनिंग के लिए अच्छे किताब या फिर अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा वहाँ पर जहाँ पर कलेक्शन होगा, वो आप जरूर ले लेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आपको करना है, इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं करना है रीजनिंग के लिए। और ये आप ध्यान रखेंगे कि रीजनिंग में आपका एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको CDPO बनना है तो रीजनिंग का एक भी सवाल क्या होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुल मिलाकर बुक लिस्ट। और आप अपने पास इतना संकलन रखें, इसके अतिरिक्त किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपका 200 अंकों का तैयारी जो है ये इसके लिए सफिशिएंट स्टडी मटेरियल्स या फिर स्टडी नोट्स है। अब है कि आप जो अगला सवाल था कि प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो अगेन हम बात करते हैं कि इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज लेना चाहिए। और टेस्ट सीरीज आप कहाँ से ले सकते हैं, कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट से जहाँ पर CDPO के आधारित सिलेबस पर आधारित टेस्ट सीरीज हो, वहाँ आप ले सकते हैं। और अन्यथा अगर आपको ज़्यादा इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है और अगर आप हम पर विश्वास करते हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से भी, हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से भी टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं या फिर ले सकते हैं, ठीक है। और ये इसका लिंक जो है एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में देखें, वहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप वहाँ पर जाएं, एक बार देख लें, है ना। फ्री स्टडी मटेरियल्स में आपको फ्री टेस्ट भी अवेलेबल होगा, वहाँ पर आप जाके देखें, पसंद आए तो ले, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात, एज कट ऑफ में संशोधन हो गया है, ये आपका 1 अगस्त 2024 कर दिया गया है और एप्लीकेशन फॉर्म फिर से रीओपन होने को है, ठीक है। बात करते हैं प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना जाएगा। अगला जो सवाल है वो है कि प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना जाएगा। तो ये इसके लिए आप जो है आकलन के तौर पर ये देख सकते हैं कि ये अकाउंट ऑफिसर का मेन एग्जामिनेशन का कट ऑफ दिया हुआ है, ठीक है। तो मेन एग्जामिनेशन का कट ऑफ दिया हुआ है। आप पूछेंगे कि इसका जो प्रीलिम्स हुआ था इसका कट ऑफ कहाँ है, ये क्यों नहीं है। तो देखिए प्रीलिम्स का कट ऑफ जो है वो दिया ही नहीं गया, ठीक है, ठीक है। ये जब अमिताभ सर थे, अमिताभ चौधरी सर, उनके समय में ये परीक्षा ली गई थी और साथ में इसका रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया गया था। और इस परीक्षा का प्रीलिम्स का कट ऑफ भी नहीं दिया गया था, मेंस का कट ऑफ दिया गया था। और मेन का कट ऑफ आप ये जो देख रहे हैं 209 अंक, ये आउट ऑफ 500 है, तो आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी, ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपका था 7 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो अनरिजर्व में आप 209 अंक लाकर मेन क्वालिफाई करते हैं और फाइनल के लिए आप जो है 311 अंक लाकर ये आपका 600 में है, ठीक है।
तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं एज एन अकाउंट ऑफिसर, यानी लेखा अधिकारी के लिए, जहाँ पर आपको नंबर ऑफ पोस्ट 7 था। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से होगा कि हाँ, इसके प्रीलिम्स का जो कट ऑफ था वो ज्ञात सूत्रों से, जो जैसा कि जो एग्जामिनेशन जो दिए हुए थे, जैसे कि इस परीक्षा का मैंने भी एग्जामिनेशन दिया था और मुझे पता है कि इस परीक्षा का प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना गया था, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया था। तो यहाँ पर जो है मेरे अंक थे आपका 144। ठीक है, और मैंने क्वालिफाई किया था, और एक लड़का जो था वो था आपका 130 पर था, लेकिन उसका वो क्वालिफाई नहीं किया था। 129 या 130 के आसपास था, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं किया था, यानी 130 प्लस ही कटअप था और 134 के आसपास संभवतः कटअप गया था। ठीक है, और मेरा अंक था आपका 144, यानी 72% था। ठीक है, मेरा अंक। इसमें मैंने फाइनली क्वालिफाई नहीं कर पाया मैं, लेकिन ये प्रीलिम्स का जो कटअप है ये मैं बता रहा हूँ आपको कि 134 के आसपास इसका कटअप गया था अकाउंट ऑफिसर का। तो ठीक इसी प्रकार से आप ये मान कर चले कि सीडीपीओ का जो कटअप है वो इससे कहीं अधिक जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो था ये कम था अकाउंट ऑफिसर में, लेकिन सीडीपीओ की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, नंबर ऑफ अपियरिंग कैंडिडेट भी काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। हो सकता है कि 1 लाख लोग अप्लाई करेंगे और लगभग 80,000 के आसपास या 70,000 के आसपास इसको अपियर करेंगे, एग्ज़ाम को अपियर करेंगे। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो कितनी है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी कम ही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है ना। लड़कियों की बात करें तो लड़कियों के लिए आपका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है 34। ठीक है, लेकिन लड़कों के लिए अगर बात करें, अगर आप जेंट्स कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए जो वैकेंसी है ये आपका 17 है। ठीक है, क्योंकि 50% पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, और ये क्षैतिज आरक्षण है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है सभी में आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, और कुल मिलाकर यहाँ पर 32 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 17 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 21 है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो कुछ नहीं रहेगा, यहाँ 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको पूरे तौर पर अगर देखा जाए, और ये आपका यहाँ पूरा हो जाएगा 32, किसी भी स्तर पर इसको लाना है यहाँ पर। ठीक है, और अगर मिल जाता है तो कोई बात नहीं है, वेल एंड गुड है। तो आप समझे कि 17 पद के लिए कट ऑफ क्या जाएगा, और कितने गुना को इसमें मेंस के लिए अपियर करना है, तो 15 गुना को। ठीक है, तो 17 गुना 15, आप समझे कि कितने लोगों को यहाँ पर चांसेस मिलेंगे, है ना। ठीक है, तो 17 गुना 15 तो 170 और 85, यानी आपका 255, 170 255, यानी लगभग मान कर चले कि 300 350 जो है कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा, जो अगर मेल कैंडिडेट है। ठीक है, और अगर मेल फीमेल मिला दिया जाए और फिर अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ बनाया जाए तो फिर आपका 34 गुना 15 हो जाएगा। ठीक है, उस स्थिति में आप समझे कि 600 के आसपास जो है रिजल्ट रहेगा, लगभग 600 के आसपास रिजल्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट जो नंबर रहेगा वहाँ पर जो है सभी लोग एलिजिबल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप जो देख रहे हैं कि ये है प्रीलिम्स का कट ऑफ 150, मैं मान रहा हूँ कि ये होगा। ठीक है, प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना जाएगा, 150, और इसीलिए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज का जो कोड रखा है, वो कोड जो रखा है वो रखा है मिशन 150। ठीक है, मिशन 150, क्योंकि इससे कम अंक अगर आप ला रहे हैं टेस्ट सीरीज में भी, तो फिर आप खुद को वहाँ पर जांच पाएंगे, समझ पाएंगे कि यहाँ पर जो है अगर 150 अंक से कम ला रहे हैं तो जो है चांसेस कम हो जाता है। ठीक है, और अगर 150 प्लस ला रहे हैं तो फिर आपकी संभावना सिलेक्शन की बढ़ जाती है। और इसीलिए मैंने कहा कि आपके रीजनिंग के सवाल एक भी गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये आपका गुण रहस्य है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है तो फिर सबसे पहले जो सबसे अहम चीज़ है वो है आपका
कि आपका रीजनिंग गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप 34 प्रश्न अगर सही करते हैं तो आप यहाँ इस जो टॉपिक है यहाँ से अगर आप 120 सवाल भी हल कर देते हैं, है ना, तो फिर आप जो है सेफ जोन में रहते हैं, जो कि संभव है। ठीक है। और झारखंड का जो पोर्शन है यहाँ पर 25 प्रश्न में कम से कम आपको 22 से 23 प्रश्न सही करना है। ठीक है। तो ये कुल मिलाकर आप यहाँ पर 50-55 के आसपास अंक ले आते हैं, तो फिर यहाँ से जो है आप 75 और 66 इन जगहों से आपको 100 अंक लाना होता है, जो कि आप आसानी से ला सकते हैं। ठीक है। तो इससे संबंधित यदि कोई और सवाल होगा आपका तो आप पूछ लेंगे, कमेंट करेंगे। अधिकांश सवालों का जवाब मैंने देने की कोशिश की है, क्योंकि ये सभी जो सवाल थे आपके आप ही के हैं। काफ़ी सारे कमेंट बॉक्स पर इस तरह के सवाल थे, जिसका इंडिविजुअली सवाल का जवाब दे पाना मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों को यहाँ पर कलेक्ट कर लें और उन सभी सवालों को यहाँ पर जवाब के तौर पर एक वीडियो फॉर्मेट में बता दें, और साथ में आपको एक सही मार्गदर्शन करते हुए टेस्ट सीरीज की तरफ मोटिवेट करें, क्योंकि टेस्ट सीरीज ही इस एग्जामिनेशन का की पॉइंट है। ठीक है। जितनी जल्दी आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं, जितनी जल्दी आप खुद को एनालाइज करते हैं सिलेबस के तौर पर, तो फिर उतनी ही आपकी सक्सेस की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। आई होप कि आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी अब नहीं हुआ होगा, और अगर इससे संबंधित कोई और क्वेरी होगा तो आप कमेंट कर देंगे, सो दैट कि आपके कमेंट का जवाब मैं दे पाऊँ। दूसरी और बात करें कि इस परीक्षा को लेकर अगर आप उन्मुख हैं तो टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें, और साथ में आप पढ़ाई शुरू कर दें और मिशन 150 जो है उसको अचीव करें। ठीक है। और प्रीलिम्स के बाद फिर तो बात होगी मेंस की। ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी प्रीलिम्स को ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये 150 जो है एक आयरन गेट के तौर पर है, आयरन गेट है ना, इतना आसान नहीं है तो इतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है। दोनों ही संदर्भ में अगर आप लें तो इसको आप सक्सीड करें, और साथ में अगर आप मान कर चल रहे हैं कि मेंस के लिए अगर पेपर आपने डिसाइड कर लिया है, LSW है जो भी है, तो वहाँ पर आप उसके संदर्भ वीडियो को देखें, और भी बहुत सारे वीडियो हैं यूट्यूब में, तो वो आप वहाँ पर उसके मेंस पार्ट को आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स को फोकस करें अभी, तो ये जो है मेरे तरफ से एक ईमानदार पूर्वक सुझाव दिया गया है। आई होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस, और जो इस परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।